हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। जैसा कि हमने कल अपने अपठित गद्यांशों को शुरू किया था और उनमें भी हमने आपको 2 प्रकार के अपठित गद्यांश करवा दिए थे। देखिए, कहा जाए तो अपठित जो बोधन है वो कैसे आते हैं, जो पढ़े हुए ना हो। ठीक है, यहाँ पर हम आपको जो करवा रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि यही आएंगे, लेकिन हम आपको उसको हल करने का, किस प्रकार से आपके सामने जब अपठित गद्यांश आएगा तो आप उसको किस प्रकार से हल करें, ये तरीका अपन सीख सकते हैं। एक नहीं तो 2 नहीं तो इसीलिए हम आपको 4-5 प्रकार के करवा देते हैं कि बार बार अपन जब उस चीज़ को देखेंगे तब अपन समझ सकेंगे कि हाँ, अपठित गद्यांश में आखिर हम किस प्रकार से उसको हल करना सीख सकते हैं। तो सबसे पहले वही हमने आपको बात बताई है। देखिए, अपठित बोधन का हमने आपको बताया है कि अपने पास क्या आएगा, एक अपठित गद्यांश आएगा और ऐसे ही बिना पढ़ी हुई चीजें भी कौन कौन सी आती हैं, रचनात्मक कार्य में आ जाती हैं आपकी, जैसे जिसमें खुद रचना करनी होती है। अपठित में तो अपन को क्या करना है कि बिना पढ़ा हुआ गद्यांश आएगा और वो भी आएगा, पता है आपका, 1 नहीं 2 नहीं सीधे 10 नंबर का आता है। और उसमें भी सोच लीजिए कि इसी में से जो प्रश्न उत्तर आएंगे उनमें से ही हमें ढूंढ के लिख देना है। बस हमें सही तरीका पता होना चाहिए कि करना कैसे है। ठीक है, तो सीधे हमारे ये सीधे 10 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। तो पहला जैसे एक खंड उसमें रहता है अपठित गद्यांश का, अपठित अवबोधन का, जिसमें हमारे पास एक गद्यांश आएगा और उसको पढ़ के हमें उससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं उनको हमें हल करना होता है। ठीक है, और फिर इसके बाद एक खंड आपके प्रश्न पत्र में रचनात्मक कार्य का आता है, जिसमें क्या होता है, वो भी एक तरह से कहें तो अपठित बोधन ही है। वो भी आपने पढ़ा हुआ नहीं है, जरूरी नहीं है कि जो बुक में आपको बता दिया वही आ जाए, वो कोई सा भी दे सकते हैं। तो औपचारिक और अनौपचारिक पत्र होगा। चित्र वर्णन है, वो भी ऐसा है कि कोई भी चित्र दे सकते हैं, उसको आपको स्वयं से बनाना है। फिर एक अनुच्छेद लेखन आएगा, वो कोई भी टॉपिक का दे सकते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद हमारे संस्कृत और हिंदी के अनुवाद हो गए। तो ये भी जरूरी नहीं है कि आपने पढ़े हो वो ही हो, कोई से भी दे सकते हैं भाई। तो इन चीज़ों में, इनमें हमें क्या करना है, इनमें अच्छे मार्क्स अपन को पूरे लाने हैं। तो अपन को इनको थोड़ी सी क्या बढ़ानी पड़ेगी, अपन को संस्कृत को समझने की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। हमने क्यों विभक्ति और शब्द रूप और धातु रूप क्यों पहले करवाए, इसीलिए क्योंकि जहां हमने शब्द रूप पढ़ लिए, जहां हमने विभक्तियों का ज्ञान कर लिया, तो समझ लीजिए कि अपने आप ही हमें अर्थ लगाना आने लगेगा, अर्थ करना आने लगेगा। तो फिर धीरे धीरे अर्थ करने लगेंगे तो वैसे ही आप संस्कृत में उनको अनुवाद भी करना सीख जाएंगे। हिंदी लिखी होगी तो उसका संस्कृत ट्रांसलेशन भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए अपन पढ़ते हैं गद्यांश को। कहते हैं भारते। अब भारत शब्द में देखिए कौन सी विभक्ति लगी हुई है। जैसे राम में हमारी सप्तमी विभक्ति लग जाती है तो क्या बन जाता है, रामे, जिसका अर्थ सप्तमी विभक्ति कौन सा अर्थ बताती है, मैं का अर्थ बताती है। तो जैसे कहा राम में, बालक में, तो ऐसे ही हो गया भारत में। उत्सवाह, अब उत्सव कैसे है, उत्सव एक नहीं कह रहे, उत्सवाह, जैसे रामाह हो जाता है बहुवचन का रूप, वैसे ही हो गया उत्सवाह। भारते यानी भारत में, उत्सवाह यानी उत्सव, विविधा कैसे नहीं कह रहे हैं, द्विविधा, विधा यानी होते हैं प्रकार, और द्वे का अर्थ हो गया दो विधाओं की, यानी 2 प्रकार के संति, 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, कह रहे राष्ट्रीय उत्सवाह, राष्ट्रीय उत्सव। अब देखिए यहीं से एक प्रश्न ऐसे बन जाता है कि भारत में कति उत्सवाह संति, कितने उत्सव होते हैं, कितने विधा के होते हैं, कति विधा उत्सवाह संति, ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि भारते कति विधा, 2 विधा की जगह लिख देंगे वो कति विधा यानी कितने प्रकार के, या फिर ये भी विधा भी नहीं लिखें तो अकेला लिख सकते हैं कति उत्सवाः सन्ति, तो हम कहेंगे द्विविधा उत्सवाः सन्ति, है ना। ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं एक एक छोटी छोटी सी लाइन में से। अब कहते हैं कौन से, राष्ट्रीय उत्सवाः अन्ये च पारंपरिकाः, पारंपरिकाः उत्सवाः, कहते हैं एक तो राष्ट्रीय होते हैं और अन्य में कौन से आ जाते हैं, अन्य में कौन से होते हैं, पारंपरिकाः उत्सव, पारंपरिक उत्सव।
पारंपरिक उत्सव क्या होते हैं? जो हमारी परंपरा से चलते आ रहे हैं। परंपरा का अर्थ क्या है कि हम हमारे धर्म के अनुसार, ठीक है, जैसे अपना होली हुआ, दिवाली हुआ, ईद हुआ, क्रिसमस हुआ, आपका गुरु नानक जयंती हो गई, ये हमारे पारंपरिक त्यौहार हो गए, ठीक है, जिन्हें हम अपने धर्म से, रिलीजन के हिसाब से अपने अपने मनाते जाते हैं। तो हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक तो होता है राष्ट्रीय उत्सव। राष्ट्रीय उत्सव ऐसा होता है जो किसी धर्म से संबंधित नहीं होता है, वो राष्ट्र के लिए होता है, अर्थात राष्ट्र में रहने वाला हर एक व्यक्ति उसको मनाएगा, वो समान रूप से हर एक के लिए उत्सव है। और पारंपरिक जो क्या होते हैं, अपनी परंपराओं के अनुसार मनाए जाते हैं, उनको पारंपरिक उत्सव कहते हैं। कहते हैं 1947 में वर्ष में अगस्त मास यानी अगस्त के महीने की, स्य का अर्थ निकल आया षष्ठी विभक्ति, तो क्या हो गया, अगस्त मास की, क्या कह रहे हैं, पंचदश, 10 में 5 जोड़ दीजिए, 15 दिनांके, पंचदश यानी 15 दिनांक को अस्माकं देशः स्वतंत्रतः जातः। कब कह रहे हैं, 1947 की अगस्त मास की 15 तारीख को, 15 दिनांक 15 को हम अस्माकं देशः, हमारा देश, स्वतंत्रतः जातः, स्वतंत्र हुआ, ठीक है, क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ। अतः इसलिए समग्रे देशे, सारे देश में, अयम उत्सवः, यह उत्सव, आयोज्यते, इसीलिए आयोजित किया गया। अब कहते हैं एवमेव, इसी प्रकार, एवमेव का अर्थ क्या हुआ, इसी प्रकार 1950 वर्षे, 1950 में जनवरी मास की षड्विंशति, अपन ने संख्या भी पढ़ी ना, षड का मतलब हुआ 6 और विंशति का अर्थ हुआ 20, तो ये कितनी हो गई, 26। कह रहे हैं षड्विंशति तिथि पर, देखिए तिथि जो शब्द होता है, तिथि शब्द हमारा कैसा होता है, छोटी ई की मात्रा वाला, जिसका हमारा सप्तमी विभक्ति में क्या हो जाएगा, तिथौ बन जाता है। जैसे मुनौ बन जाता है, मुनि शब्द मुनौ बन जाता है, ऐसे ही तिथि शब्द हमारा बन जाएगा तिथौ, सप्तमी विभक्ति लग के। तो ये हो गया हमारा, क्या कहा, षड्विंशति तिथौ, यानी 26 तारीख को गणतंत्र दिवस समारोह भवति। इसी प्रकार से जनवरी मास की षड्विंशति 26 तिथि को, या 26 तिथि में 26 तारीख में गणतंत्र दिवस समारोह भवति, गणतंत्र दिवस समारोह हुआ। अब कहते हैं एतौ अस्माकं, मतलब एतौ यानी ये दोनों, जैसे बालकौ द्विवचन का रूप होता है, वैसे इसमें कह दिया एषः शब्द हमारा क्या बन गया, एतौ। किसके लिए, अब ये दोनों पर्व है ना, इनके लिए कह रहे हैं एतौ अस्माकं, ये दोनों हमारे राष्ट्रीय उत्सव हैं। पारंपरिक उत्सवेषु, अब पारंपरिक उत्सवों में, अभी देखिए शु लगा है, इसका अर्थ में आ गया, पारंपरिक उत्सवों में एक विशिष्ट उत्सव, एक बहुत ही विशिष्ट उत्सव कौन सा है, श्रावण पूर्णिमा वर्तते, श्रावण की पूर्णिमा है, जो सावन का महीना आता है ना, कहते हैं कि एक विशिष्ट, कह रहे हैं पारंपरिक उत्सवों में एक बहुत ही विशेष उत्सव है, जो कब आता है, श्रावण पूर्णिमा वर्तते, जो श्रावण पूर्णिमा पर आता है। अब कहते हैं एतत् दिनम, इस दिन पे भारत के केंद्र शासन, अब इसमें बताइए क्या, कौन सा चिन्ह लगाएंगे, इसमें क्या अर्थ निकालेंगे जिसमें एन लगा है, इसका अर्थ हुआ केंद्र शासन के द्वारा, एन शब्द लगा, रामेण बालकेन यानी बालक के द्वारा, राम के द्वारा, या कलम के द्वारा, पेंसिल के द्वारा का अर्थ निकलता है। कहते हैं केंद्र शासन यानी केंद्र शासन के द्वारा, संस्कृत दिन के द्वारा घोषितम अस्ति, उसको किसके लिए किया गया है, संस्कृत दिन के लिए घोषितम अस्ति, उसका क्या, उसको संस्कृत दिवस के रूप में घोषित किया गया है। अतः इसलिए समग्र देशे, सारे देश में, संस्कृतज्ञाः, संस्कृत को जानने वाले, ज्ञाः का अर्थ क्या हुआ, जानने वाले, संस्कृतोत्सवम, संस्कृत का उत्सव, मान्यति, मनाते हैं।
अस्मिन दिने, इस दिन में, अस्मिन शब्द किसका बनता है? सप्तमी विभक्ति में बनता है। कहते हैं अस्मिन दिने, इस दिन में, अस्मा भी यानी हम, हमारे द्वारा, अस्मा भी यानी हमारे द्वारा, संस्कृत कार्यक्रमेषु, संस्कृत के कार्यों में, भागः गृहीतव्य, क्या करते हैं? बोले हम भाग लेते हैं, लेना चाहिए, तव्यत हो गया ना, चाहिए का अर्थ। अस्मिन दिने, इस दिन में, अस्मा भी यानी हम लोगों के द्वारा, संस्कृत कार्यक्रम में भाग ग्रहीतव्य, हमें ग्रहण करना चाहिए, हमें भाग लेना चाहिए। विदुषाम मेलनम, विदुषाओं में क्या होता है? विदुषाम मेलनम, किनका? बोले जो विदुष होते हैं यानी विद्वान लोग जो होते हैं उनका मेलन होता है, उनका सम्मेलन मनाया जाता है ना, कि जब सब लोग आके एक साथ में मिले, तो विदुषाम मेलनम, विदुषाओं का मेलन होता है। संस्कृत नाटकानाम, संस्कृत के नाटकों का, नाटकानाम यानी नाटकों का नाम लगा है, नाम लगा है, काकी के का अर्थ निकलेगा, तो कहते हैं संस्कृत नाटकानाम, संस्कृत के नाटकों का मंचनम, मंचन किया जाता है, परिचर्चा की जाती है, यानी क्या? आसपास के हर चीज की परिचर्चा की जाती है, कहते हैं ना, वाद विवाद किया जाता है। श्लोकोच्चारणम, श्लोक का उच्चारण किया जाता है। संवादा, संवाद किए जाते हैं, है ना। प्रदर्शनी, प्रदर्शनी लगाई जाती है। इत्यादि बहवः कार्यक्रम आयोजितुं शक्यन्ते, है ना। तो क्या कहते हैं कि इत्यादि बहुत प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ठीक है, किए जा सकते हैं, कि शक्यन्ते लिखा है ना, किए जा सकते हैं। संस्कृतम, संस्कृत अस्माकं देशस्य, हमारे देश का गौरवम इति, गौरव है, इति इसलिए, इसीलिए क्या? अस्माभि, हम सभी को क्या कहते हैं? सर्वदा स्मरणीयम, हमें सभी को सदा स्मरण रहना चाहिए। संस्कृतम एव, संस्कृत ही, बोले अस्माकं संस्कृति ही आश्रितः, संस्कृत ही हमारी संस्कृति, संस्कृत पर ही अस्माकं हमारी संस्कृति आश्रित है। अतएव इसलिए उच्यते, इसीलिए कहा गया है, भारतस्य प्रतिष्ठे, भारत में प्रतिष्ठे हैं द्वय, दो चीजें ही प्रतिष्ठित हैं, एक संस्कृतम और संस्कृतिश्च, संस्कृत और संस्कृति, भारत में दो ही चीजें हमारी प्रतिष्ठित हैं, एक हमारी संस्कृति, और पहली हमारी संस्कृत और दूसरी संस्कृति, ठीक है। माने चाहे ना माने, आप समझिए, भले ही हमारा भारत देश जरूर इंग्लिश के पीछे दौड़ रहा है, लेकिन जो इंग्लिश बोलने वाले देश हैं अब वो संस्कृत की ओर बढ़ रहे हैं। समझ लीजिए कि हमारी जर्मनी में ही 50 यूनिवर्सिटी सिर्फ संस्कृत को बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाई गई हैं। समझ लीजिए, वहाँ के बच्चे जब जो अपन यहाँ पे अब हमारे देश में देखिए, बिल्कुल जो यथार्थ है, सत्य है, सो है कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स चल रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई उसमें बुराई है, अच्छी बात है, हमें दूसरी भाषाओं का भी ज्ञान होना चाहिए, लेकिन उसमें भी क्या है कि हमारी प्रार्थनाएं शुरू होती हैं गॉड गिव मी करेज इन सब से, और वहाँ जर्मनी के बच्चे बोलते हैं संस्कृत के मंत्र। संस्कृत में आप ये नहीं समझिए, वैज्ञानिक उन्हें सिद्ध कर चुके हैं, इसलिए संस्कृत को अपनाया है, क्योंकि आपको पता है जब संस्कृत का उच्चारण किया जाता है तो आप उसके उच्चारण करते में ही योग कर लेते हैं। बताइए कैसे? योगिक भाषा है, कैसी भाषा है? बोले आप जब अम की ध्वनि निकालते हैं तो भ्रामरी प्राणायाम हो जाता है आपका, जब अह बोलते हैं तो आपका कपालभाति योग हो जाता है इसके द्वारा। सोचिए, इतनी वैज्ञानिक है, इसको बोलते से ही, बोलते बोलते ही आदमी स्वस्थ हो जाए, इसका उच्चारण। इसीलिए वहाँ पर जब प्रार्थना की जाती है तो बच्चे जर्मनी में संस्कृत में श्लोकों का उच्चारण करते हैं, और इतना अच्छा उच्चारण करते हैं कि सुने तो फिर मतलब लगता है कि हाँ कितनी अच्छी बात है। तो भाई ऐसा नहीं है कि अपन दूसरी भाषाओं को सुनने के, बोलने के या उसके हम विरोधी नहीं हैं हम, लेकिन ये कहते हैं कि अपनी भाषा को भी उसका कम से कम ज्ञान तो करो। कहो अरे मैडम बोलने में तो आती है, कुछ ज़रूरत तो है नहीं है इसकी, क्या क्यों हम इसको पढ़ें, कौन बात करता है? भाई बात नहीं करता है तो कम से कम उस चीज़ का ज्ञान तो रखो। तमिल वाले अगर ऐसे सोचने लगे तो वो अपनी तमिल भाषा क्यों पढ़ाएं? केरल वाले समझने लगे तो वो अपनी मलयालम क्यों पढ़ाएं, है ना? कर्नाटक वाले बोलने लगे तो वो कन्नड़ क्यों पढ़ाएं, है ना? लेकिन देखिए अपने और वहाँ पे आप देखेंगे कि साउथ में वो एक भाषा के साथ में भी अनेक भाषाओं का ज्ञान रखते हैं।
तो यही अपन को भी करना है ना, कि इंग्लिश भी पढ़ना है, हमें हिंदी भी पढ़नी है, लेकिन अपनी संस्कृत की मूल जड़ों को भी पकड़ के रखना है ना, क्योंकि इतना अच्छा साहित्य अगर पढ़ने जाएंगे तो कहीं विश्व में नहीं मिलने वाला जितना संस्कृत में उपलब्ध है। ठीक है, तो आगे इस तरह से हमने पढ़ लिया। कहते हैं कि संस्कृत में क्या कहते हैं, अतएव उच्यते, इसीलिए कहा गया है कि भारत से प्रतिष्ठित द्वय, भारत में केवल दो ही चीजें प्रतिष्ठित है, संस्कृत, संस्कृतम संस्कृतिश्च, संस्कृत और संस्कृति। अब चलते हैं, देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर किस प्रकार से आएंगे। पहले तो आपसे आपके जो प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे वो कौन से होंगे, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर लिखिए। तो इसमें क्या होगा कि आपको सिर्फ एक पद उसका सही उत्तर ढूंढकर आंसर लिखना है। तो कह रहे हैं गणतंत्र दिवस समारोह कदा समायोज्यते, गणतंत्र दिवस समारोह कदा यानी कब, कब समायोजित किया जाता है, कब मनाया जाता है। तो अब हम इसका बताइए कहाँ से ढूंढेंगे। कह रहे हैं गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, कहते हैं जनवरी मासस्य षड्विंश तिथौ, है ना, गणतंत्र दिवस समारोह भवति, गणतंत्र दिवस समारोह होता है। तो आप क्या लिख देंगे इसको कि जनवरी मासस्य षड्विंशति तिथौ। ठीक है, तो ये आपका पहला उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा, देख लेते हैं दूसरा क्या लिखा हुआ है। दूसरा कह रहे हैं किम दिनम, किम दिनम किस दिन पर, किस दिन को का अर्थ लगाएंगे क्योंकि द्वितीय विभक्ति लगी है। किम दिनम किस दिन को संस्कृत दिवस इति घोषित किया गया है। संस्कृत दिवस किसको घोषित किया गया है, किस दिन को किया गया है, तो कह दीजिए श्रावण पूर्णिमा। क्या लिखेंगे, श्रावण पूर्णिमा। इसी को तो केंद्र शासन ने संस्कृत दिवस त्वेन घोषितम अस्ति, तो श्रावण पूर्णिमा हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देख लीजिए कई बार क्या होता है कि जब हम प्रश्न उत्तर देखते हैं तो हम कहाँ से ढूंढते हैं, हम कहते हैं यहाँ पे घोषितम अस्ति लिखा है तो अब यहीं कहीं पे होगा। अब आप यहाँ कहीं देखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे एतत् दिनम भारतस्य, तो आप लिख देंगे एतत् दिनम, इस दिन में भारत के, लेकिन भाई किस दिन में, यही तो वो प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका उत्तर जरूरी नहीं है कि जहां पे हमारा वो प्रश्न वाला शब्द मिल रहा हो वो उसी लाइन में उत्तर हो, दूसरी लाइन पहले भी उसके बारे में बताया जा सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि गद्यांश को अपन को इस तरह से नहीं हल करना है, जैसे कई बार ऐसे यही तरीका बता दिया जाता है कि देख लो यहाँ पे ये शब्द मिल गया और ये इधर मिल रहा है तो अर्थात इसी में होगी लाइन, ऐसा निश्चित नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि अपन को रटना नहीं है, किसी चीज को समझ के करना है, समझेंगे तो हर एक अर्थ सही होगा। तो क्या होगा, श्रावण पूर्णिमा। ठीक है, तो श्रावण पूर्णिमा हमारा दूसरा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद कहते हैं अस्माकम राष्ट्रीय उत्सव कति, हमारे राष्ट्रीय उत्सव कितने हैं, बताइए राष्ट्रीय उत्सव कितने हैं हमारे। तो कह रहे हैं हमारे राष्ट्रीय उत्सव कौन कौन सा है, एक स्वतंत्रता दिवस और दूसरा हमारा हो गया कौन सा, गणतंत्र दिवस। दो हमारे राष्ट्रीय। तो देखिए कहा है ना उन्होंने कि देखिए उत्सव आयोजनते अवमेव एवमेव 1950 तमे वर्षे जनवरी मासस्य षड्विंशति तिथौ गणतंत्र दिवस समारोह भवति एतौ अस्माकं राष्ट्रीय उत्सवौ। ये दोनों हमारे कौन है, बोले राष्ट्रीय उत्सव है। तो आप या तो दोनों चीजें लिख सकते हैं, कौन सा, एक तो लिख सकते हैं कि स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्रता दिवस, ठीक है, ये दोनों लिख सकते हैं। या फिर आपने कहा है केवल कितने, कति पूछा है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे द्वय, कितने, द्वय, बस ये आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि दो ही तो उन्होंने बताए हैं आपके, अस्माकम राष्ट्रीय उत्सव कति, तो आप लिख देंगे द्वय, बस उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं पूर्ण वाक्यन उत्तर। ठीक है, अब आप कहेंगे कि हमारे यहाँ पर पूर्ण वाक्य उत्तरों में हम कहाँ से ढूंढें, तो इसके लिए भी अपने पास जब अपन ने पैराग्राफ पढ़ लिया है तो उसका आराम से उत्तर लिख सकते हैं। कैसे, कहते हैं संस्कृत दिवस में अस्माभि किम करणीयम, संस्कृत दिवस में अस्माभि यानी हम सभी को के द्वारा किम करणीयम, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो अपन ने यहाँ पढ़ा था, अपन इस पे देख लेते हैं क्या करना चाहिए। कहते हैं अब पहले अस्माभि संस्कृत कर्मेषु भागग्रहीतव्यम, हमें क्या करना चाहिए कि हमें संस्कृत
कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए। एक तो हमारा यहाँ होता है। दूसरा क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, अगर ये भी वहाँ पे पूछा जाए, और दूसरी हम चीज क्या लिख सकते हैं कि विदुषाम मेलनम संस्कृत नाटकानां मंचनम परिचर्चा श्लोकोच्चारण संवादा प्रदर्शनी इत्यादि बहवः कार्यक्रम आयोजित शक्यन्ते। हमें ऐसे ये भी हम कार्य आयोजित कर सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या से कर सकते हैं, अस्मिन् दिने अस्माभि से लेके यहाँ तक भी आपका उत्तर हो सकता है, और भी उसको अच्छे से बताना है तो आप यहाँ तक भी उसको लिख सकते हैं कि हम ये कार्यक्रम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए ये क्या लिखा है, उत्सव लिखा है ना, राष्ट्रीय उत्सव। और उत्सव हमारा कैसा है शब्द, उत्सव हमारा पुल्लिंगवाची शब्द है। तो इसका जब उत्तर आएगा, अगर हम इसको नपुंसक लिंग में लिखेंगे तब आएगा द्वय, लेकिन अगर हम इसको किस में लिखेंगे, हमारे पुल्लिंग में। अब आप कैसे समझेंगे कि भाई पुल्लिंगवाची में कैसे लिखें, तो पुल्लिंगवाची में जब शब्द लिखेंगे तो यहाँ देखेंगे, देखिए यहाँ क्या लिखा है उन्होंने, एतौ, यहाँ पे भी उन्होंने पुल्लिंग बना दिया, राष्ट्रीय में भी बना दिया, और उत्सवों में भी उन्होंने क्या बना दिया, पुल्लिंग। तो अब हम जब उत्तर लिखेंगे तो उसको हम क्या लिखेंगे, द्वय ना लिखे क्या लिखेंगे, द्वौ। क्यों लिखेंगे, क्योंकि अपने गद्यांश में भी उनने उत्सव को उत्सवौ लिखा है ना, उत्सव को भी पुल्लिंग के द्विवचन में बनाया है। तो यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे, द्वौ लिखेंगे। ठीक है। द्वय कब लिखते कि अगर वहां पर भी लिखा होता उत्सवे, उत्सव दो की बात करी गई होती, तब हम उसमें लिखते हमारा द्वय शब्द। लेकिन वहां पर जब गद्यांश हमने पढ़ा है, वहां पे राष्ट्रीय उत्सवौ, वहां पर अगर द्विवचन की बात है तो उसके उत्तर में भी हम लिखेंगे द्वौ। ठीक है। तो अब हमने वो भी हो गया कि अस्मिन् दिने के कार्यक्रम आयोजितम शक्यन्ते, हमें कौन से कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए। तो पहले तो हम ये बता सकते हैं कि हमें पहले कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, और कौन से करना चाहिए, तो विदुषा मेलनम, यहाँ से लेके हम यहाँ तक लिख देंगे कि हमें ये कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। ठीक है। आगे देख लेते हैं कि अस्माकम, अगला उत्तर है, प्रश्न हमारा, अस्माकम देशः कदा स्वतंत्रतः जाता, हमारा देश कदा का अर्थ होता है कब, स्वतंत्रतः जाता, कब स्वतंत्र हुआ। तो इसका उत्तर कहां से आएगा हमारा, कहेंगे 1947 तमे वर्षे अगस्त मासस्य पंचदश दिनांके अस्माकम देश स्वतंत्रतः जातः। ये हमारा उत्तर तीसरा मिल गया। ठीक है, तीसरा उत्तर मिल गया हमारा। तो ये हमारे क्या हो गए, इस प्रकार से देखिए, कहीं पे बाहर जाना पड़ा क्या, इसी गद्यांश में मिले कि नहीं मिले, बस। तो थोड़ा सा अगर हमने समझ लिया तो हम क्या करेंगे कि हमारे ये सारे उत्तर बिल्कुल हम ठीक करके आएंगे, और हमें 10 नंबर हमारे कोई कहीं ले नहीं जा सकता है। अस्य अनुच्छेदस्य उपर्युक्त शीर्षकम लिखत, इसके हमारे क्या लिखिए, उचित शीर्षक लिखिए। तो आप क्या लिख सकते हैं, संस्कृतस्य, ठीक है, संस्कृतस्य समारोह, एक तो ये भी लिख सकते हैं, संस्कृत का समारोह, इसके बारे में भी बताया गया है। और क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आपके संस्कृत उत्सव। ठीक है, संस्कृतम उत्सवम, संस्कृतम उत्सव, संस्कृत का उत्सव। ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि अस्माकम देशस्य उत्सव, हमारे देश के, लिख सकते हैं आप अस्माकम देशस्य उत्सवः, हमारे देश के उत्सव। इसमें आपके राष्ट्रीय उत्सव भी आ गए और अपना पारंपरिक उत्सव भी आ गए। ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो अनुच्छेद के जो शीर्षक हैं वो कैसे हम अपने जो गद्यांश में से ही देखेंगे कि भाई उसमें सार क्या बताया जा रहा है, क्या चीज बताई जा रही है, उन्हें इसके बारे में बताया जा रहा है, तो बस वही हमारा शीर्षक हो जाएगा। ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि संस्कृत का महत्व, संस्कृत का महत्व तो लिख सकते हैं संस्कृतस्य महत्वम, ये हो गया हमारा शीर्षक। ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गया, भारत के उत्सव, तो भारतस्य उत्सव,
बस, तो हमारा ये भी बन गया। तो हम क्या कर सकते हैं, शीर्षक बहुत बड़ी बात नहीं होती। लगता है कि शीर्षक कहाँ से लिखें, तो शीर्षक तो पूरे गद्यांश का एक मूल तत्व होता है कि भाई इसके बारे में बताया है, तो वही हमारा एक शीर्षक हो जाएगा। आगे चलते हैं, कहते हैं कि भाषिक कार्यम। अच्छा, ये कभी मत समझिएगा कि शीर्षक लिखना है तो वो एक शब्द में ही लिखें, ठीक है। शीर्षक ये नहीं समझिएगा कि बस एक हमारा एक शब्द ही होना चाहिए शीर्षक का। तो आपने देखा होगा कि भाई टीवी सीरियल में भी तो कितने बड़े बड़े नाम लिख देते हैं सीरियल का। हाँ, क्या लिख देते हैं, दिया और बातें। हम बताइए, एक पूरी लाइन बता दी और हो गया शीर्षक उसका, हो गया कि नहीं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप शीर्षक लिखेंगे तो केवल एक ही लिखें, आप कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। उसके बारे में एक अगर सार्थक मिला है, जैसे हमारे देश के पर्व, तो आप लिखेंगे अस्माकं देशस्य पर्वः, अस्माकं देशस्य उत्सवः, है ना। संस्कृतस्य महत्वम, संस्कृत का महत्व, ऐसे बता देंगे, है ना। संस्कृतः उत्सवः, संस्कृत का उत्सव। बस, तो ये हमारे टॉपिक बन सकते हैं, बड़ी बात नहीं है कुछ भी बनाना। अब कहते हैं भाषिक कार्य भी आते हैं आपके, 4 तरह के मल्टीपल क्वेश्चंस आएंगे और उसमें क्या रहेगा, भाषिक का अर्थ होता है भाषा से जुड़े हुए कुछ आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे पूछ लेंगे, एक वाक्य दे देंगे, उसमें कहेंगे कि बताइए ये शब्द का कर्ता कौन है, इस शब्द के संग में क्रिया कौन सी लगी है, ये वाले शब्द का विशेषण क्या है, या इस विशेषण में कौन सा विशेष्य है, इसका पर्याय क्या है, इसका विपर्याय क्या है। तो भाषा से जुड़ी हुई चीजें पूछ ली जाती हैं। तो कहते हैं संपूर्ण इति, यानी संपूर्ण में, संपूर्ण इति अर्थ पदम अत्र प्रयुक्तम। संपूर्ण जो शब्द है, क्या कह रहे हैं, अर्थ, संपूर्ण शब्द का अर्थ किम पदम अत्र प्रयुक्तम, यहाँ पर किस पद में प्रयोग किया गया है, जिसमें संपूर्ण का अर्थ निकल रहा हो। संपूर्ण का अर्थ तो क्या होता है, पूरा, है ना। तो ये देखते हैं क्या लिखा है, स्थान। स्थान का अर्थ पूरा होगा, नहीं होगा। देश का अर्थ पूरा होगा, नहीं होगा। समय का अर्थ पूरा होगा, नहीं। समस्त का अर्थ होगा पूरा, तो ये समस्त हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब गलत, समस्त हमारा सही। अब कहते हैं द्वय इति पद कस्य विशेषणम, द्वय शब्द का विशेषण कौन है। द्वय का, द्वय इति पद कस्य विशेषणम, द्वय शब्द कहते हैं कस्य, यानी किसका विशेषण बताया गया है। बताइए द्वय शब्द के संग में कौन सा विशेषण प्रयोग हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपना यहाँ देख लेंगे। अब देख लीजिए कि द्वय कहाँ लिखा हुआ है, कह रहे हैं द्वय शब्द यहाँ लिखा है, तो द्वय के संग में बताइए कौन सा विशेषण लिखा हुआ है, प्रतिष्ठे द्वय, प्रतिष्ठे द्वय। तो द्वय शब्द में क्या लिखा है हमारा, उसका विशेषण क्या बता दिया, दो ही चीजें प्रतिष्ठित हैं। क्या प्रतिष्ठित है, फिर आगे वो लिख दी। तो हमारे देख लीजिए उसी में साथ में ही वही चीज लिखी होगी। विशेषण विशेष अलग अलग नहीं लिखे जाते हैं कि अगर हम कह रहे हैं कि कृष्ण वस्त्र, या फिर कहते हैं श्वेत अश्व, तो ऐसा नहीं होगा कृष्ण यहाँ लिख दें और वस्त्र उसके 2-4 शब्द बाद लिख दें, ऐसा नहीं होगा। विशेषण और विशेष साथ में ही लिखे जाते हैं, ठीक है। तो द्वय के संग में उसका बताइए कौन सा लिखा था, प्रतिष्ठे, ठीक है। ये हो गया। आगे देख लेते हैं, लिखा है मूर्खाणाम, मूर्खाणाम यानी मूर्खों का। इतस्य किम विपर्य पदम अत्र प्रयुक्तम, यहाँ पर मूर्खाणाम पद का विपर्य पद क्या है, क्या प्रयुक्त किया गया है। तो क्या किया गया है वहां पर, मूर्खाणाम। अब मूर्ख में भी देखिए षष्ठी विभक्ति लगी है, तो सबसे हम पहले देखेंगे कि यहाँ पर देखिए, और यहाँ क्या कह रहे हैं, इतस्य किम विपर्य अत्र प्रयुक्तम, यहाँ पर प्रयोग किया गया है। भाई वो ऐसे भी दे देंगे कि भाई मूर्ख के उल्टे हो रहे हैं, लेकिन हमें ये बताना है कि यहाँ पर यानी अत्र का अर्थ हुआ इस गद्यांश में कहाँ प्रयोग, क्या प्रयोग किया गया है। तो मूर्ख शब्द में षष्ठी यानी मूर्खों का, अध्येत्रणाम यानी अध्ययन करने वाले, छात्राणाम छात्रों का, ज्ञानी नाम ज्ञानियों का, और विदुषाम यानी विद्वानों का। तो अब हमें दो चीजें सही लग रही हैं, मूर्ख का उल्टा एक ज्ञानी हो सकता है, विदुषाम भी हो सकता है। ये दोनों तो नहीं है हमारे, ये दोनों नहीं है, दो हो सकते हैं। तो भाई अब दो में से देखेंगे कि हम ज्ञानी शब्द आया है या विदुषाम शब्द हमारे उसमें आया है। तो देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए यहीं पे पहले ही लिखा है विदुषाम, विदुषाम मेलनम। तो विदुषा शब्द आया है, ज्ञानी यहाँ पर कहीं नहीं आया, तो ज्ञानी हमारा उसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कहते अस्ति, अस्ति का अर्थ होता है इति अर्थ किम पदम प्रयुक्तम, इस अर्थ में
क्या प्रयुक्त किया गया है? अस्ति का अर्थ, अस्ति का अर्थ है, अस्ति किस में प्रयोग होता है? अस्ति का अर्थ क्या होता है? तो भवति, वर्तते, मान्यति, उच्यते, यानी उच्यते कहा गया है, मान्यति माना जाता है, वर्तते यानी है, और भवति यानी होता है। बताइए इसका क्या होगा? वर्तते का अर्थ होगा हमारे वर्तमान है, लेकिन यहाँ भवति जो शब्द है वो अस्ति का सही उत्तर होगा। कैसे होगा? भव का अर्थ भी होता है भवति यानी होता है, और अस्ति यानी है। तो अस्ति और भवति दोनों में ही देख लीजिए। अब आप एक और कह सकते हैं, कहते हैं वर्तते शब्द भी उसमें सही लग रहा है, लेकिन हमने वर्तते यानी होते हैं इसको हमने सही क्यों नहीं लगाया, भवति को क्यों लगाया? तो इसलिए हमने लगाया क्योंकि अब हम कहाँ से, देखिए जैसे हमने मूर्ख में नाम से हमने पहचान लिया था कि यहाँ पे विदुषाम और ज्ञानी नाम, तो ज्ञानी तो शब्द दिया नहीं है, विदुषाम दिया है। यहाँ पर हम कैसे पहचानेंगे कि कई भाई अस्ति का भवति ही सही क्यों हुआ, वर्तते क्यों नहीं हुआ? तो उसका कारण ये है कि यहाँ देखिए, यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है अस्ति, अस धातु का होता है होना। अस का अर्थ क्या होता है? अस हमारी मूल धातु होती है अस, जिसका अर्थ होता है होना, और यहाँ पे भव जो होती है, भव का अर्थ होता भी अर्थ होता है होना। ठीक है, तो अस में यहाँ पे ती लगा हुआ है अस्ति, और भव में भी हमारा लगा हुआ है ती, तो ये हमारा हो गया भवति। तो देखिए कैसे पहचान किया हमने, क्योंकि हमने देखा कि अस धातु में भी ती लगी हुई है, अर्थात प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, जिसका अर्थ हुआ होता है, होते हैं, या है का अर्थ निकल आया। और भवति भी जो होता है, भव जो धातु होती है उसका अर्थ भी होता है होना है, और ती लगा दिया तो उसका अर्थ हो गया होता है, होते हैं। तो यहाँ से ती से हमने पहचान किया कि इसमें ती लगा हुआ है तो इसमें भी ती लगा है, अर्थात इसका वर्तते, और ये हमारा वर्तते हो गया, अर्थात ये ते हमारा कहाँ चला गया, आत्मनेपद पद में चला गया। लेकिन ये ती कौन सी है? ती हमारी परस्मय पद में ही लगती है, तीतः अंति, तो कहेंगे अस्ति का सही भवति ही होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम पहचान कर सकते हैं। पहचान करने के तरीके बता रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसे आपको कंफ्यूज करने के लिए दो चीजें एक जैसी दे दी जाती हैं, फिर उनमें हमें सही थोड़ा सी अगर ध्यान करें, कहने कि अगर इसमें ती लगा है तो यहाँ पे भी ती लगा है, लेकिन वर्तते में एक ही मात्रा है, अर्थात ये आत्मनेपद की बात चली गई, तो हमारा सही क्या होगा? हमारा सही अर्थ का उत्तर होगा भवति। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि गद्यांश को हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं होती है, छोटा सा बिल्कुल थोड़ा सा समझ की बात है, हमने अच्छे से अगर उसको समझ लिया तो हमारे 10 मार्क्स कहीं नहीं गए, 10 नंबर आपके पक्के हैं। अब हम चलते हैं कि हम आपको बताते हैं कि अब जो आपका मैग्नेट ब्रेन्स चैनल है उन्होंने क्या किया है कि आपको जो YouTube पे सर्च करने में बहुत परेशानी होती थी कि किसी भी वीडियो को ढूंढ रहे हैं, हम प्लेलिस्ट ढूंढ रहे हैं, पहले प्लेलिस्ट में जाना फिर वहाँ से सर्च करना, उसको आपके लिए बहुत ही ईजी बना दिया है मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट ने, जिसमें हमें क्या करना है कि आपको सिंपल गूगल टैब में आपको टाइप करना है magnetbrains.com, और जैसे ही आप टाइप करेंगे magnetbrains.com, आपके सामने इंटर करने पर ये पेज आपका ओपन हो जाएगा, जिसमें क्या है, हमारी मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म। इसको आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, तो जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने यहाँ ये लिखा हुआ आ जाएगा कि एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। ठीक है, जिसमें आपको क्लासेस सारी दी हुई हैं, 1st to 12th क्लास, 1st से लेकर 12th तक की सारी क्लासेस यहाँ पर दी हुई हैं। अब उसमें से आपको जिस क्लास में जाना है, जिस क्लास का सब्जेक्ट पढ़ना है, आप उसी सब्जेक्ट पे आपको क्लिक करना है। मान लीजिए आप 10th क्लास पे क्लिक करते हैं, तो जैसे ही आप इसको 10th क्लास पे क्लिक करेंगे, वैसे ही आपके सामने ये 10th क्लास के जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जितने सब्जेक्ट्स के वीडियो हैं, वो सारे यहाँ पे आपको शो होने लगेंगे। और उसमें भी आप क्या करेंगे कि अगर समझ लीजिए कि आपको संस्कृत पे ही जाना है, तो आपने संस्कृत को जैसे ही टच करेंगे, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने संस्कृत का पेज ओपन हो जाएगा। और संस्कृत जैसे ही ओपन होगा, उसमें क्या होगा, उसमें आपके यहाँ पर सारी लिस्ट दी हुई है कि वॉच चैप्टर वाइज वीडियोज़, चैप्टर वाइज आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा है संस्कृत व्याकरण, और उसके लिखे हैं 82 लेक्चर्स, कि संस्कृत व्याकरण के 82 आपके लेक्चर यहाँ पर दिए हुए हैं।
ठीक है, तो अब आप इसको भी ओपन कर सकते हैं। भाई व्याकरण ही पढ़ना है आपको, बुक का नहीं पढ़ना है, तो आपको कहीं ढूंढना नहीं है कि व्याकरण की प्लेलिस्ट आप अलग से खोलें फिर मेन बुक की अलग ढूंढें, ऐसा नहीं करना है। अब अपन को सब यहीं पे मिल रहा है। सेम उसी पुस्तक के कोई भी पाठ पढ़ने हैं तो जैसे पहले चैप्टर के 11 लेक्चर है, दूसरे के 9 हैं, इस प्रकार से आपको यहाँ मिल जाएंगे। संस्कृत व्याकरण में मान लीजिए कि आपने जैसे इसको क्लिक किया तो संस्कृत व्याकरण की जो भी लिस्ट है, जितने 82 लेक्चर्स हैं, वो सब आपको सीक्वेंस से दिख जाएंगे, क्रमबद्ध तरीके से आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर मान लीजिए कि उसमें से आपको संधि पढ़ना है और आपने संधि पर किया क्लिक, तो जैसे ही आप संधि पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपका वो वीडियो आपका ओपन हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, सिंपली लीजिए, आ जाएगा आपके सामने। और इसमें से भी आप क्या कर सकते हैं, अपने नेक्स्ट पे भी जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो फुल स्क्रीन में हो जाएगा और उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो पे भी यहाँ से जा सकते हैं कि भाई इसके नेक्स्ट में जैसे ये पढ़ लिया, अब आपने कहा अरे ये इधर खत्म हो गया, चलो इसके आगे का यहीं से पढ़ लेते हैं, तो कहीं मत जाइए, नेक्स्ट वीडियो क्लिक कर लीजिए, आपका नेक्स्ट प्ले होने लगेगा उसके बाद का। ठीक है, इसके बाद कहते हैं कि अब हमें संधि का हो गया, नहीं देखना है तो आप यहाँ से सिंपली करेंगे क्रॉस। जैसे ही क्रॉस करेंगे तो आप अपने उसी वाले बैक पेज पर आ आएंगे वहाँ से कहें कि अब हमें 10th क्लास की संस्कृत के अलावा हमें मैथ्स देखना है या साइंस देखना है, तो आप ये कोर्सेज जो लिखा हुआ है आपके सामने उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं वैसे ही आपको यहाँ पर क्लासेस और वहाँ पे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। सपोज कीजिए आपने क्लास 10th सिलेक्ट किया और उसका मैथ्स सिलेक्ट किया, तो वहाँ पर आपके जैसे ये संस्कृत का पेज ओपन हुआ है वैसा ही यहाँ पर क्लास 10th का मैथ आपका ओपन हो जाएगा और वैसे ही आप चैप्टर वाइज उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो और फिर हमने कहा कि नहीं हमें तो मेन पेज पे ही आना है, बैक होना है, तो सिंपली यहाँ से आप बैक कर देंगे तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, अपनी मेन पेज पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको सर्च करने के लिए इजी बना दिया है आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट ने। तो विजिट कीजिए और देखिए उसमें कि आपको देखिए खुद ही जान जाएंगे कि हाँ इसमें हमें बहुत आसानी हो गई है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।